हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो टॉपिक है हमारा जो ये सब चैप्टर चल रहा है, इसमें सबसे खुशी का दिन आज वो है जिसके लिए हम अब तक तैयारियां कर रहे थे। जैसे किसी के घर में शादी होती है तो शादी की तैयारियां चलती हैं, दुल्हन के घर में तैयारियां होती हैं और दूल्हे के घर में भी तैयारियां हो रही होती हैं। दूल्हे को तैयार करा जाता है, उसको बताया जाता है भाई दूल्हे का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सेहरा होता है, ऐसे माला पहनी जाती है, ये शेरवानी पहनता है, ऐसे दुल्हन का लहंगा होता है और इस तरह की उसको तैयार करा जाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? दुल्हन और दूल्हा। आप समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं स्पर्म को और एग को। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर नॉर्मल शादी नहीं है, यहां पर हो रहा है स्वयंवर। अभी आपने रामायण देखी होगी, रामायण में सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, बहुत सारे राजा अलग अलग आते हैं। तो ये और एक स्पेशल टाइप का स्वयंवर हो रहा है। यहां पर अगर 2, 4, 10, 20, 50, 100 राजा हों तो समझ में आ रही है। यहां पर तो मिलियंस में और सब राजा, सारे राजाओं की भीड़ लग रही है और एक एग के लिए इतने सारे स्पर्म्स, इतने सारे दूल्हे दीवाने हो रहे हैं एक दुल्हन के लिए। अच्छा, हो भी क्यों ना, जो दुल्हन है वो दुल्हन कोई नॉर्मल दुल्हन नहीं है, वो भी मिलियंस में से एक है। आपने देखा था, आपको याद हो जब मैंने बताया था कि जो एग फॉर्मेशन होती है तो ओवरी के अंदर शुरुआत में 7 लाख फॉलिकल्स तक होते हैं। 7 लाख फॉलिकल में से कोई एक, 7 मिलियन लोगों में से लगभग 70 लाख दुल्हनों में से एक दुल्हन कोई आ रही है तो नखरे तो उसके होंगे। और वो उसके लिए, और क्यों नहीं होंगे, जब मिलियंस में स्पर्म आ रहे हैं, मिलियंस में दूल्हे आ रहे हैं उसके लिए इतने सारे, तो वो भी तो स्पेशल होनी चाहिए। कहां पर फ्यूज करती है, कहां पर इनकी शादी होती है, कहां पर फ्यूज करते हैं, कहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये सारे कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कहां पर इनकी शादी होती है, वो ये मंडप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर शादी होगी इनकी, जहां पर इनका मिलन होगा, कैसे वो फ्यूज करेंगे, ये सारे डिस्कस करेंगे हम। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन पॉइंट्स को टोटल 10 स्टेप्स में ये पूरी शादी कंप्लीट होती है। 10 स्टेप्स में, यानी स्पर्म और एग का फ्यूज होना। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड एग आर फ्यूजेज एंड एक्सचेंज देयर unite their genetic material to form the zygote is said to be fertilization। कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज होकर आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर क्या करते हैं? जाइगोट को डेवलप करते हैं और नए इंडिविजुअल को गिव राइज करते हैं। तो 10 स्टेप्स में, ये पूरी सीरीज में कौन कौन से स्टेप्स हैं पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन जिसको मैं शादी बोल रहा हूं, ये कहां पर होगी, इसका मंडप क्या है, किस जगह पर होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा, दूल्हे का आना, यानी अराइवल ऑफ, आप इन पॉइंट्स को लिखते जाइएगा प्लीज साथ साथ। अराइवल ऑफ स्पर्म्स, कैसे इतने सारे दूल्हे उस दुल्हन के लिए आ रहे हैं। मूवमेंट, कैसे आगे बढ़ रही है बारात इनकी। मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, जब इतने सारे लाखों में, मिलियंस में जब दूल्हे आ रहे हैं तो दुल्हन का भी थोड़ा सा तो फर्ज है कि वो भी थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, दूल्हा और दुल्हन में ज्यादा मूवमेंट कौन करता है, दूल्हा या दुल्हन? दुल्हन तो आपने देखा होगा जब भी माला लेकर आएगी धीरे धीरे मटकती हुई आएगी, थोड़ा सा बढ़ेगी बस आगे। लेकिन दूल्हा भागता हुआ आ रहा है, घोड़े पे भी आ रहा है, हाथियों पे भी आ रहा है, वो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दोनों में से मोटाइल कौन है, एग, स्पर्म या दोनों? एग नॉन मोटाइल होता है। जी हाँ, एग नॉन मोटाइल होता है। आपने देखा होगा जब दुल्हन चलती है तो उसकी सहेलियां या उसकी बहनें उसको हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाती हैं, उसको चल सकती है लेकिन नहीं। यहां पर इसी तरह से यहां पर एग का माहौल है। एग अपने आप नहीं आगे बढ़ता, जहां पर फेलोपियन ट्यूब में से जब ये एग आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो उसको जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी प्रेजेंट है और सिलियरी मूवमेंट होकर वो एग को धक्का मारकर आगे की तरफ बढ़ाती है। तो यहां पर एग का मूवमेंट, यहां पर हम बात करेंगे अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। इसके बाद कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जब मिलने वाले होते हैं दोनों तो कैसे बारात में उस दूल्हे का स्वागत होता है, कैसे उसको जयमाला पहने लायक बनाया जाता है, दैट इज सेड टू बी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। इसके बाद होती है बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके बाद होती है बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन,
ये आपको समझ में तभी आएंगी बातें जब आपने मेरा लेक्चर जो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बता रखा था और oogenesis जो बता रखा है, या सिर्फ एटलीस्ट आपने स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर जब तक नहीं पढ़ा होगा, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब तक आपको दूल्हे और दुल्हन की पहचान ही नहीं होगी कि कौन सा देखने में दूल्हा लग रहा है और किसको हम दुल्हन बोल रहे हैं, तो आप कैसे उनकी शादी को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट, कॉर्टिकल रिएक्शन 7, देन स्पर्म एंट्री। कैसे स्पर्म एंट्री करता है एग के अंदर, स्पर्म एंट्री। फिर इसके बाद एम्फीमिक्सिस, एंड 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज एक्टिवेशन ऑफ एग। जब एम्फीमिक्सिस हो जाता है फिर एग कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे दुल्हन एक्टिवेट होती है, कैसे अपनी बारात में डांस करती है, ये सारी बातें मैं सारी कहानी पूरी आपको सुनाऊंगा एक एक करके। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स फिर पढ़ते चलेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटा, रब कर दूं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अराइवल ऑफ स्पर्म्स, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री, एम्फीमिक्सिस एंड एक्टिवेशन ऑफ एग। ये 10 स्टेप्स में ये शादी कंप्लीट होगी, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये फ्यूजन होता कहां पर है। देखिए यहां से एग, ओवरी से क्या रिलीज होगा बेटा, एग रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, एग। यहां पर आपको जो oogenesis का प्रोसेस है, मैं बताया था जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया था आपको उस लेक्चर में, आपने देखा होगा कि यहां से प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी ग्राफियन में, और ग्राफियन से रिलीज होता है फिर यहां पर एग। क्या रिलीज होता है बेटा, यहां से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होकर ये कैच करता है इसको फेलोपियन ट्यूब। दिस इज व्हाट, फेलोपियन ट्यूब। ये है यूट्रस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको मैं शादी का मंडप बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट, यूट्रस, दिस इज सर्विक्स ओपनिंग और माउथ ऑफ यूट्रस, एंड दिस इज वेजाइना। यहां से स्पर्म एंटर करेगा और यहां से आएगा ओवा या एग। जैसे यहां से एग आएगा, अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एग है वो कैसा है, किस स्टेज में है, क्या कंप्लीट एग है या प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है, बताइए बेटा किस स्टेज में है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जब एग रिलीज होता है, जब मैंने oogenesis बताया था आपको, तब बताया था कि जब एग रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। लेकिन वो कंप्लीट एग में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको स्पर्म मिल जाएगा। मैंने बताया था ना, फेमिनाइन नेचर है, बहुत यहां पर नक्शेबाजी है इसके अंदर। नक्शेबाजी इसलिए क्योंकि इसके दीवाने बहुत सारे आ रहे हैं, इसको पता है कि स्पर्म बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए ये एक्टिवेट कब होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग oogenesis। तो यहां पर अभी हम बात करेंगे कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एग यहां से रिलीज हो गया। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, बात ये कि देखिए स्पर्म जो है वो ड्यूरिंग कोइटस, जब कोइटस होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो स्पर्म इजैकुलेट करे जाते हैं वेजाइना में। यहां पर स्पर्म्स इजैकुलेट कर दिए गए। यहां पर जब स्पर्म्स इजैकुलेट करे गए तो यहां से सर्विक्स के जो माउथ ऑफ यूट्रस है, यहां पर इजेक्ट करे जाते हैं और यहां से एंटर करके आगे की तरफ मूव करते हैं। ये जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में इधर, और यहां से एग आता है। अब क्वेश्चन ये कि जब ये फ्यूज करेंगे तो एग आगे की तरफ आकर यहां पर आएगा या स्पर्म आगे जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब बारात जाती है तो दूल्हा बहुत दूर से आता है, दुल्हन बहुत कम मूव कर पाती है। तो यहां से एग थोड़ा सा मूव करता है और स्पर्म यहां से सारे मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फेलोपियन ट्यूब में जाकर एग के साथ इसकी मुलाकात होती है। ये पूरी मूवी की एक शॉर्ट क्लिपिंग मैंने दिखाई आपको, डिटेल में हम पढ़ेंगे ये कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको यहां पर फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा कि फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला ये आप देख रहे हैं यहां पर फनल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज सेड टू बी इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। आफ्टर दैट अ ब्रॉड पार्ट, सेकेंड पार्ट is said to be
एम्पुला। क्या बोलेंगे इसको? एम्पुला। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस। नेक्स्ट पार्ट इस्थमस। और जो यूट्रस में पार्ट जा रहा है इसको हम बोलते हैं यूट्राइन पार्ट। यूट्राइन पार्ट। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने 4 पार्ट्स बताए आपको फैलोपियन ट्यूब के, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट। बेटा यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। जैसे ही यहां से एग रिलीज हुआ, ग्राफिन फॉलिकल से यहां से एग रिलीज हुआ, अच्छा यहां पर ये देखिए हार्मोनल एक्शन में जब ओव्यूलेशन होता है तो आपको मालूम है एफएसएच और एलएच हार्मोन पीक पर होते हैं फीमेल्स में, ब्लड में पीक पर होते हैं। उसी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से ये देखिए नेचर का कितना बढ़िया सिस्टम है, ये जो फिम्बरी हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ये ओवरी पर, जैसे एक मदर एक छोटे बेबी के सिर पर हाथ ऐसे फैलाती है, इसी तरीके से ओवरी पर ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब अपनी उंगलियां चलाती है। मैं इसकी एनिमेटेड वीडियो भेजूंगा, बहुत बढ़िया, आपको देखकर बहुत बढ़िया लगेगा। आप अभी इसको फील करने की कोशिश करें एग के ऊपर, और ये ढूंढने की कोशिश करती है कि ओवरी कहां से स्वेल अप हो रही है, कहां से एग रिलीज होने वाला है, और वहीं के ऊपर फिम्बरीज को, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको मूव करती है, और जैसी ओवरी रप्चर होती है एग रिलीज होकर वो उसको कैच कर लेती है। यहां से फिम्बरी पर, इनफंडिबुलम पर ये क्या आया? एग आया। जैसी एग आता है, एग यहां से आया और स्पर्म यहां से मूव होता है। एग मूव करता हुआ आगे तक जाता है, सिर्फ इतना मूव कर पाता है, और स्पर्म आपको मालूम है कहां से कितनी दूर से आ रहा है, आता हुआ यहां से अंदर एंट्री करता हुआ, और यहां पर स्पर्म यहां पर एग यहां से मूव करेगा और यहां तक आएगा इस जगह पर, और स्पर्म यहां पर इसके साथ फ्यूज करेगा। ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कौन सा पार्ट है? यहां पर एम्पुला। एम्पुला माने होता है ब्रॉड। एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है जहां पर सबसे ज्यादा स्पर्म्स उसको कवर कर लेते हैं। तो यहां पर ये है इस्थमस एंड दिस इज एम्पुला। एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन है इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? या अगर सिर्फ 4 ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि बताइए इन फर्टिलाइजेशन कहां, इस फैलोपियन ट्यूब में होता है तो सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर इन्फंडिबम में होता है, एम्पुला में होता है, इस्थमस में या यूट्राइन पार्ट में, तो किस पार्ट में होगा? ये होगा बेटा एम्पुला में। किस रीजन में बताएंगे? दिस इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। अच्छा, अब इसके बाद हम फिर से यहां पर आते हैं। मैं बात करता हूं कि जैसे कोइटस हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, स्पर्म्स इजैकुलेशन हुआ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने स्पर्म्स आते हैं? कितने स्पर्म्स आते हैं? स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो स्पर्म्स हैं वो करीब आते हैं बेटा 300 to 500, पूरी बात ध्यान से सुनिए, 300 to 500 मिलियन स्पर्म्स। 300-500 स्पर्म्स नहीं, 300 to 500 मिलियन स्पर्म्स आते हैं यहां पर एक इजैकुलेशन में। अब जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कितना लंबा रास्ता तय करके आते हैं? आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा है। वो जो स्पर्म्स यहां पर आ रहे हैं वो कहां पर कलेक्ट होते हैं? वेजाइना में कलेक्ट होते हैं या अंदर एंटर कर जाते हैं, यूट्रस में जाकर कलेक्ट होते हैं? बताइए कहां पर कलेक्ट होंगे? वेजाइना में या यूट्रस में? ये कलेक्ट होते हैं बेटा, बताइए। ये कलेक्ट होते हैं वेजाइना में। वेजाइना में कलेक्ट होने का रीजन ये है कि यहां पर कलेक्ट होने के बाद अगर मान लीजिए ये एक प्रोसेस हुआ, अगर वहां से किसी भी तरीके से, जैसे दुल्हनों की बारात आ रही है जिसके लिए उसको 12-13 साल दुल्हन को वेट करना पड़ा, मैं बात कर रहा हूं oogenesis की, आपको बताया था ग्रोथ फेज में 12 इयर्स तक, प्यूबर्टी तक वेट करना पड़ता है एग को डेवलप करने के लिए, बड़े होने के लिए, उसने स्पर्म का इंतजार करने के लिए उसको इतना वेट करना पड़ा है। तो अब जब स्पर्म आ रहा है तो फिर से यहां से छूट ना जाए, तो यहां पर स्पर्म जो है वो कोवुलेट करता है। यहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उसको यहां पर कोवुलेट कर देते हैं। कोवुलेट का मतलब उसको मतलब जमा हो जाता है जिससे कि वो फिर से इजेक्ट आउट ना हो जाए। जो एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं वो कोगुलेट एक्टिविटी करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी कोगुलेज। क्या बोलते हैं? कोगुलेज। और
कोगुलेज एंजाइम, जो यहां पर लिख देता हूं मैं, एंजाइम्स कोगुलेज एंजाइम। और ये एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है? स्पर्म्स अपने साथ लेकर आते हैं, उन्हें रिस्क है ना बेचारे, इतने रास्ते में बहुत दूर से आते आ रहे हैं, और आने के बाद मालूम पड़ा यहां पर आने के बाद वो बाहर हो गए, तो सब उनकी यात्रा विफल हो गई। तो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ सेमिनल वेसिकल्स, जो मैंने आपको बताया था कि ढाबाज रास्ते में पड़ते हैं ढाबे, तो वो सेमिनल वेसिकल्स से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो इसकी स्पर्म्स की एक्टिविटी को यहां पर कोगुलेट कर देते हैं, थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं जिससे कि वो बाहर ना जा पाए, और वो उन एंजाइम्स को सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होते हैं। दैट्स व्हाई सच एंजाइम्स आर सेड टू बी वेसिकुलेज। क्या बोलते हैं बेटा? वेसिकुलेज। दैट दीज एंजाइम्स स्पर्म्स डोंट ड्रेन आउट। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो स्पर्म्स हैं यहां पर, फिर धीरे धीरे करके स्पर्म्स यहां तक पहुंचते हैं। जब स्पर्म्स यहां तक पहुंचते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, ये स्पर्म्स यहां तक पहुंचने के जो स्पीड है वो लगभग कब तक अपने ओवरी तक पहुंच जाता होगा? एक बार एजैकुलेशन के बाद स्पर्म यहां तक आ गए तो जो उसका टारगेट है दुल्हन से मिलने के लिए, इसको लगभग कितना टाइम लगता होगा अप्रोक्सीमेटली? आप बताइए बेटा, अंदाजन लगभग कितना टाइम लगता होगा? कितने मिनट, कितने घंटे? कुछ तो बोलिए जो आपको लगता हो। फ्रीक्वेंटली मतलब तुरंत, इतने इस रास्ते तक होते हुए वो तुरंत पहुंच जाएंगे? 1 to 14 डेज, 12 to 14 डेज स्पर्म को एग तक पहुंचने में लगते हैं। अच्छा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन आप स्पर्म की काबिलियत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। स्पर्म जिसमें इतना जोश है, जो भागा चला आ रहा है, इतने टफ कंपटीशन के बाद भी इतना टाइम लगाएगा? यहां तक गेट पर एंट्री करने के बाद वो वहां पर पहुंचने में इतना टाइम लगाएगा? 10 से 15 दिन। उसको टाइम लगता है 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक वो अपने एग तक, अपनी दुल्हन तक पहुंचने में टाइम लगाता है। लेकिन सारे स्पर्म्स क्या 5 मिनट में पहुंच जाते हैं? नहीं। कुछ स्पर्म्स जो फास्ट होते हैं, जो बहुत एक्साइटेड स्पर्म्स होते हैं, वो 5 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन 45 मिनट में लगभग जितने स्पर्म्स पहुंचने चाहिए उतने स्पर्म्स वहां तक पहुंचते हैं। मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि इतनी क्या उनकी एनर्जी का राज है? इतनी एनर्जी कहां से आई उनके पास? क्या होता है उनके पास ऐसा? स्पर्म्स के पास इतना जोश कैसे है, जबकि उनको मालूम है कि इतना टफ कंपटीशन है। अब नीट का कितना टफ कंपटीशन है, नीट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतना टफ कंपटीशन है, 12-13 लाख 15 लाख तक बच्चे बैठ रहे हैं, और तब क्या आप भागना छोड़ देते हैं? नहीं भागना छोड़ते ना, और उसी जोश के साथ आप भागे आते हैं। आपके अंदर क्या चीज है ऐसी जो जोश आपको पैदा कर रही है? आपके कोचिंग के सिस्टम्स, आपके फैकल्टीज, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे स्पर्म जो ये भाग रहे हैं लगातार, इनके अंदर एनर्जी कहां से आ रही है? बताइए क्या चीज है इनके पास ऐसी? कुछ बच्चे कहते हैं ग्लूकोज, कुछ बच्चे कहते हैं सुक्रोज, लेकिन वास्तव में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब आपको सीमेन का कंटेंट बताया था, तब ये आपको बताया गया था कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा फ्रक्टोज। सीमेन इज वेरी फ्रूटी। व्हाट इज दैट? It is very fruity and it consists of fructose and lots of energy in it. तो आप इसको लिख सकते हैं sperms contains fructose। ये वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, कहां पर? जब आपको बताया गया था कंटेंट ऑफ सीमेन। अच्छा, यहां पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं साथ में, जो मैंने आपको बताया था कितना टाइम लगता है। स्पर्म्स टेक 5 to 45 minutes in reaching their target। तो इनकी स्पीड लगभग कितनी होती है? 1 पॉइंट स्पीड लगभग कितनी होगी? इनकी स्पीड लगभग होती है बेटा 1.5 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर पर मिनट। सारे स्पर्म्स जो वहां तक पहुंच पाते हैं। अच्छा,
यहां पर ये हुई इनकी स्पीड, ये आप लिख सकते हैं इस चीज को। दूसरा, जब स्पर्म्स यहां तक पहुंचते हैं तो यहां पर जो इनकी स्पीड है, स्पीड के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है स्पर्म्स की स्पीड वेजाइना में ज्यादा होगी या यूट्रस में? यूट्रस में ज्यादा होगी या वेजाइना में? जस्ट गेस, स्पीड ऑफ द स्पर्म। देखिए इनकी जो स्पीड है, जब आप ये जो देखिए, ये क्या है, शादी का मंडप और ये है गैलरी, इसमें जब एंट्री कर रहे हैं और बाहर खुला मैदान, तो यहां पर आप बेसिक, अभी कौन से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। जब गैलरी आती है, जब किसी जगह पर एंट्री करते हैं तो सब डरे डरे से होते हैं, डर लग रहा है पता नहीं कहां पर आ गए हम, और वहां पर पहले सोचते हैं ये आगे बढ़े, पहले सोचते हैं ये आगे बढ़े, तो यहां पर तो इनका मूवमेंट होता है स्लो। और जब एक बार एक एंट्री क्लोज करने का जब इन्हें दिखता है ब्रॉड एरिया, तब वहां पर तेजी से भागते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों स्पर्म की स्पीड यहां पर स्लो हो जाती है? स्पीड इसलिए स्लो हो जाती है क्योंकि जो वेजाइना है यहां का मीडियम होता है एसिडिक। एडल्ट फीमेल की जो वेजाइना है उसका, क्योंकि यहां जो आपको मैंने बताया था बर्थोलिन ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है, बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है यहां से म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसमें लाइजोसोम्स उसके जो होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को किल करने के लिए यहां पर एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो उसको उसके मीडियम को एसिडिक करते हैं। एसिडिक मीडियम में यहां पर इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं वेजाइनल एनवायरनमेंट इज, वेजाइनल एनवायरनमेंट इज एसिडिक। अब हम बात कर रहे हैं अराइवल ऑफ स्पर्म्स, तो हो गया यहां पर। दूसरा हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहला था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दूसरा आपको बताया अराइवल ऑफ स्पर्म्स, और तीसरा था मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, कैसे स्पर्म्स मूव कर रहे हैं। हम थर्ड पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें से थर्ड पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो वेजाइनल एनवायरनमेंट इज एसिडिक एंड द एनवायरनमेंट ऑफ यूट्रस इज एल्कलाइन। कैसा है बेटा, इसका एनवायरनमेंट कैसा है? एल्कलाइन, बेसिक। यहां पर स्पीड इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जब यहां से यहां पर मैंने आपको बताया एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि नई जगह पर जाएंगे तो ये भी इन पर हमला बोल देते हैं, और बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म, मैंने बताया लगभग 300 से 400 500 तक 500 मिलियन वेरी टू मैन स्पर्म्स किल हो प्रेजेंट होते हैं यहां पर। आपको क्या लगता है 500 मिलियन स्पर्म्स हैं तो एक के पास 500 मिलियन स्पर्म्स पहुंचेंगे? नहीं। कितने स्पर्म्स पहुंचते होंगे आपके अनुसार, कितने स्पर्म्स पहुंचते होंगे? जस्ट 500 मिलियन स्पर्म्स में, 500 मिलियन स्पर्म्स में पहुंचते कितने होंगे? टू टू थ्री स्पर्म्स, सिर्फ 2 to 3 स्पर्म्स नहीं, फर्टिलाइज तो एक ही करता है, लेकिन पहुंचते कितने हैं? लगभग 300 to 400, यानी 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स में से 300 to 400 स्पर्म्स एग तक पहुंचते हैं। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कितना टफ कंपटीशन है एग तक पहुंचने के लिए, हॉट सीट तक पहुंचने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति में? इतना टफ कंपटीशन है। वहां पर करोड़ों रुपए जीतने की तो अलग बात है कि कितने रुपए जीते, वहां पर बैठे, वहां पर जीते हारे वो बाद की बात है, वहां तक सिर्फ पहुंचने के लिए, वहां तक बैठने के लिए कितना टफ कंपटीशन है मिलियन ऑफ स्पर्म्स में। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि भाई तुम तो मिलियनर हो, जैसे सुना है आपने लाखों में एक है कि भी तुम तो, जैसे मजाक में मीमेज वगैरह बनते हैं उसमें कई बार बोलते हैं कि भी यू आर लाइक द ह्यूमन स्पर्म, बायोलॉजी की भाषा में बच्चे समझते हैं, यू आर लाइक द ह्यूमन स्पर्म, यू आर द 1 out of मिलियनर्स, लाखों में करोड़ों में एक हो तो आप, तो इसलिए स्पर्म से यहां पर कंपेरिजन करा जाता है। तो यहां पर जब स्पर्म एंटर करता है तो यहां पर इतने टफ कंपटीशन में, कुछ जैसे दूल्हे आ रहे हैं बहुत सारे, कुछ लोगों को जैसे टफ कंपटीशन में मान लीजिए इतने हजारों की तादाद में दूल्हे आ रहे हैं, तो आपस में बात करते हुए जाते होंगे। तो बात जब करते हुए जाते हैं तो उनमें कुछ लोग एक दूसरे को डराते हैं कि भाई अभी तो रास्ता बहुत टफ है, तू मत जा, यहीं पर छुप जा, या मैं हुआ हूं फिर दोबारा तेरे को आगे बताऊंगा उस रास्ते को। इस तरह की बातें शायद हाइपोथेटिकल बातें होती हों। यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि सर्विक्स में म्यूकल मेम्ब्रेन होती है, कुछ फोल्ड्स होते हैं यहां पर, उन फोल्ड्स में कुछ स्पर्म्स यहीं पर रह जाती हैं,
वो आगे बढ़ते नहीं है, धीरे पहले तो स्पीड से, मैंने आपको बताया जैसे इजैकुलेशन होगा स्पीड से अधिकतर स्पर्म्स यहां पर चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि भीड़ चली गई, फिर उनका भी मन करता है धीरे धीरे फिर उस मेम्ब्रेन से स्पर्म्स आगे की तरफ जाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? इस बात को समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, हिडल, बेटा इसको रब कर लीजिए प्लीज, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं, कर दूं रब? हो गया बेटा? म्यूकोजल folds in cervix and vagina। यहां पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स में एक जब एंटर हो रही है, यहां पर एक बात और मेरे को आपको बतानी है कि यहां पर सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एक म्यूकस, स्टिकी म्यूकस सिक्रीट करती हैं, स्टिकी म्यूकस सिक्रीट करती हैं विच इज थिन, लेस विस्कस एंड स्ट्रिंजी। यहां पर एक म्यूकस होता है जो इसको स्पर्म्स के मूवमेंट को बढ़ा देता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपको, जैसे कैरम खेलते हैं तो कैरम खेलने के लिए जो उसकी गोटियों को चलाने के लिए हम पाउडर लगाते हैं उस पर, जिससे कि स्मूथ हो जाए सरफेस, ऐसे ही यहां पर हमेशा सिक्रीट नहीं होता, सिर्फ वैसे जब होता है तो थोड़ा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन यहां पर जब स्पर्म्स आते हैं तो उस टाइम पर, एक्चुअली स्पर्म्स आते हैं तब नहीं, जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर ये थिन हो जाता है, क्योंकि भाई स्पर्म आने का फायदा तब है, ये तभी तो सपोर्ट करेगा कि जब यहां पर दुल्हन होगी, दुल्हन है ही नहीं, खामखा आवारों की तरह चक्कर लगाते रहो, उससे तो कुछ फायदा होना नहीं है, तो ये तभी सपोर्ट करता है, थिन हो जाता है, स्ट्रिंजी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और विस्कस, थिन, लेस विस्कस होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स आसानी से मूव कर सकें। ये मैं बात क्यों बता रहा हूं आपको, फीमेल्स स्पेशली जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे, कई लोग गायनी में जाएंगे, तो वहां पर फीमेल्स को जब चेक करा जाता है कि सब ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ, तब यहां पर ये देखा जाता है, इस फ्लूइड को चेक करा जाता है और ये देखा जाता है कि कैसे तार बना रहा है या नहीं बना रहा है, स्ट्रिंजी है या नहीं है, तो ये किसका इंडिकेशन है? ये है इंडिकेशन कि एग रिलीज हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन का इंडिकेशन है। इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया, अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं glands in cervix secretes mucus which is thin, less viscous, stringy, और इससे क्या क्या चेक करते हैं? टू चेक ओव्यूलेशन, टू चेक ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए ये यहां पर यूज करा जाता है, और फंक्शन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद स्पर्म्स अब आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ते हैं ये देखिए यहां पर, एक मिनट, हो गया बेटा? देखिए यहां पर अब हम बात कर रहे थे सर्विक्स में ग्लैंड्स की, ये आपने बेटा अगर लिख लिया तो मैं इसको रब कर सकता हूं। ये क्वेश्चन इस पर पूछा गया है कि हाउ कैन वी चेक दैट फीमेल इज ओव्यूलेटेड। ओव्यूलेशन, फीमेल ओव्यूलेट कर रही है, एग रिलीज कर चुकी है, कैसे चेक करेंगे भाई? मॉलिक्यूलर लेवल पर है, ये कैसे मैनुअली कैसे चेक कर सकते हैं? तो थ्रू दिस फ्लूइड। हाँ जी, अब हम बात करते हैं अराइवल ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब जब स्पर्म मूवमेंट कर रहे हैं तो यहां से तेजी से स्पर्म जाएंगे, स्पर्म जब जाएंगे तो इसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है।
तो ये किधर जाएगा बताइए। यहाँ पर कोई बेटा ऐसे रेड लाइट तो लग नहीं रही कि इधर रेड लाइट हो रही है और इधर ग्रीन लाइट हो रही है, तो इधर की तरफ मूव करने हैं। कैसे कैसे मूव करेगा बताइए, इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर की तरफ मूव करेगा? दुल्हन दुल्हन तो बेटा बहुत पीछे है, सड़क पे खड़ी हुई दिख जाएगी दुल्हन। दुल्हन तो मंडप के अंदर होगी, वहां पर मेरे रूम में जब पहुंचेंगे रोड पर थोड़ी ना दुल्हन खड़ी होगी इसके इंतजार में। दुल्हन तो वैसे ही बहुत नक्शेबाज है, आपको मालूम है। 7 मिलियन स्पर्म्स में ओवा में से 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जब बन रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल्स में से जब डेवलप करती हुई ग्रोथ फेज में 12 से 15 साल की एज 11 to 12 ईयर्स की एज तक आते आते जब वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एग यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो स्पर्म जब आएंगे तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इधर जाएंगे इधर जाएंगे, एक्चुअली दोनों तरफ जाते हैं। बाकी जिसकी जैसी किस्मत होती है वो उधर की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैक्सिमम इधर की तरफ जाते हैं जिधर की तरफ ओवा होता है, जिधर की तरफ ओव्यूलेशन होता है। ओवरी दोनों तरफ है, एग दोनों तरफ, लेकिन किसी एक ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये इसको किस्मत कहते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में आप बने मान लीजिए किसी बैंकिंग लाइन के लिए, लेकिन आपने ले ली बायोलॉजी, तो अब आप डॉक्टर तो बन नहीं पाएंगे, गलत डायरेक्शन में मुड़ गए, वहां पे जाकर फिर सोचते हैं। इसी तरीके से स्पर्म्स के साथ है। तो नेचर क्या करता है, नेचर अपने आप मैक्सिमम स्पर्म्स को इधर की तरफ मूव, कोई भी किधर भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्पर्म्स इधर की तरफ जाते हैं। लेकिन देखिए स्पर्म, और मैं ये बना रहा हूं, मैं ब्लू कलर से स्पर्म बनाऊंगा और एग को रेड कलर से, फेमिनाइन कलर। ये देखिए ये स्पर्म्स और यहां पर भी स्पर्म्स। यहां पर जो स्पर्म्स पहुंच रहे हैं, लगभग कितने स्पर्म्स पहुंचते होंगे आप बताइए? क्या कितना डिस्कस हुआ? 300 to 400 स्पर्म्स। बाकी सब इनके थ्रू रास्ते में बेचारे चोट लगती है, कुछ बीच में मर जाते हैं, कुछ यूट्रस की वॉल खा जाती है, कुछ यहां पर वेजाइनल वॉल खा जाती है, और आगे तक यहां पर कुछ मिलियन स्पर्म्स, कुछ 100 स्पर्म्स पहुंचते हैं। 300 से 400 स्पर्म्स, 300-400 मिलियन स्पर्म्स में से 300 से 400 स्पर्म्स जब पहुंच रहे हैं, अच्छा इधर भी पहुंच गए, इधर भी पहुंच गए। लेकिन आपको मालूम है जब रास्ते में जा रहे हैं, अच्छा होता क्या है, यहां पर आकर रुक जाते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर आकर रुक जाते हैं। जिस तरफ दुल्हन खड़ी होगी उधर की तरफ ये स्पर्म्स आगे को बढ़ जाते हैं, एकदम फर्राटे के साथ भागते हैं, तेजी के साथ। और जहां नहीं है वहां तो आपको मालूम है इतने मुश्किल रास्ते से होते आ रहे हैं, तो बेचारे वैसे सुसाइड कर लेंगे, यहां पर तो दुख की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और यहीं पर डिजनरेट हो जाते हैं। ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, ये आगे क्यों बढ़ जाते हैं? इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आगे कोई इसको इनिशिएट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है। एक बहुत देखिए होता क्या है, जैसे कोई दुल्हन होती है, बारात आने वाली है, बारात में एक दूल्हा होता है जनरली और बाकी सब बाराती होते हैं। यहां पूरी बारात ही दूल्हों की है, मिलियन ऑफ दूल्हेज आर देयर, स्पर्म्स यहां पर आ रहे हैं। और जब एग यहां से आ रहा है तो आपने देखा होगा कि जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, जो दुल्हन की फ्रेंड्स होती हैं, वो एक्साइटेड होती हैं जाकर हम दूल्हों को देखें, और वो आगे की तरफ आगे भाग, दुल्हन तो वहीं पर है, दुल्हन तो जा नहीं सकती, आगे की तरफ देखती है, और या अपने कुछ मैसेंजर्स को भेजती है, देख के आओ बारात कहां तक आ गई, देख के आओ कहां तक दूल्हा आ गया। तो यहां पर क्या होता है, मैंने आपको फ्रेंड्स बताए थे जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई थी, मेंस्ट्रुएशन जब पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि एग के जो फ्रेंड्स होते हैं जब घर से चलते हैं तो उनको कौन से सेल्स को बोला था, मैंने बताया था आपको कोरोना रेडिएटा एग के। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपको याद आया कि जब एग यहां से रिलीज होगा, एग किस स्टेज पर रिलीज होता है बेटा? सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर। तो एग जब यहां से रिलीज होगा तो यहां से एग जब रिलीज होता है तो यहां से यहां पर सेल्स होते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा। कौन से सेल्स होते हैं? कोरोना रेडिएटा, जो एग के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, जोना पेलिसुडा के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिनको कीमो अट्रैक्टेंट बोलते हैं। शादी में आप जाते हो, शादी नहीं हुई होगी लेकिन शादियों में तो जाते होंगे ना बेटा, शादी में दावत खाने तो जाते होंगे आप लोग। तो जब शादी में दावत खाने जब आप जाते हो तो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाते हो आप। तो एक तो ऐसा मंडप है, 2 गैलरी हैं, एक जगह पर 2 गैलरी, एक इधर एक इधर। अब ये जो आने वाला है वो कंफ्यूज है, पता नहीं किधर की तरफ शादी हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है। अब जब इधर की तरफ शादी होगी, इधर की तरफ शादी होगी, जिधर की तरफ शादी होगी उधर से क्या होगा, खुशबुआं आ रही होंगी। खुशबू क्यों आ रही होगी? लोग परफ्यूम लाकर आए होंगे। ऐसे ही यहां से केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, वो केमिकल सब्सटेंस कोरोना रेडिएटा सेल सिक्रीट करते हैं और यहां से केमिकल सब्सटेंस यहां तक आता है और ये उसको रिसीव करके ये समझ जाता है कि हमारी दुल्हन इधर ही और इधर की तरफ आगे को मूव कर जाते हैं। समझ में आई बेटा बात? अब ये हुआ साइट ऑफ स्पर्म्स। इसके बाद दूसरा
अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े, पहला आपको पढ़ा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ये हमने बताया सबसे पहले। दूसरा फिर हमने पढ़ा अराइवल ऑफ स्पर्म्स, कैसे स्पर्म्स आते हैं, फिर मूवमेंट ऑफ स्पर्म बताया कैसे स्पर्म मूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। फोर्थ स्टेप, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखिए बहुत ही बढ़िया वो पल आने वाला है, वो मौका आने वाला है जिसका हम लगातार इंतजार कर रहे थे कि स्पर्म और एग फ्यूज करने वाले हैं। प्लीज ध्यान से समझते रहिए, कंसंट्रेट करिए यहां पर। तो अब जब आप सहेलियों ने बताया कि साहब यहां पर तो दूल्हा आ गए, दूल्हों की बारात आ गई यहां पर, तो अब दुल्हन को लेकर आगे आया जाएगा, वो मूव करेगी आगे। कौन आगे लेकर आ रहा है दुल्हन को और कौन उसको आगे बढ़ा रहा है, उस एग को कौन आगे बढ़ाता है? एग कैसा होता है? पहली बात तो मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है? एग 100% नॉन मोटाइल होता है। जब नॉन मोटाइल होता है उसके अंदर उसके पास कोई टेल नहीं होती, उसके पास कोई सीलिया नहीं होती, उसके पास कोई फिम्बरी नहीं होती। तो कैसे एग मूव करता है? वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे एग यहां से रिलीज होता है तो यहां पर जो फिम्बरी होती हैं वो ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से चलती हैं। हर एक फिम्बरी पर, बेटा ध्यान से सुनिएगा, हर एक फिम्बरी पर यहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं? उसको मूव कराने में मदद करते हैं। इनको बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मूवमेंट्स बोलते हैं। वो सिलियरी मूवमेंट्स से ये धीरे धीरे पुश होकर सेकेंडरी oocyte आगे की तरफ जाता है। oogenesis के दौरान मैंने आपको बताया था, जब oogenesis पढ़ाया था, कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। किस स्टेज में? मियोसिस सेकंड की स्टेज में, मेटाफेज की स्टेज में वो आकर रिस्ट्रिक्टेड होता है और सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है। वो कब कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी oocyte से एग में कन्वर्ट कब होता है? जब उसको स्पर्म मिल जाता है। अब सुनिएगा, यहां से बाराती आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, और ये एग जो 10-12 सालों से लगातार वेट कर रहा था एग, अब उस पे एग पर ये सुनने के बाद कि दूल्हे आ रहे हैं, अब उसके पास वेटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब वो कहती है जल्दी से मेरे को स्पर्म से मिलवाओ, और अब आगे की तरफ मूव करने लगती है। ये जब आगे की तरफ मूव करते हैं यहां तक, थोड़ा ये कब तक, ये कहां तक वेट कर सकती है? अगर स्पर्म नहीं आता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म एग कितनी देर वेट कर सकता है? ओव्यूलेशन के बाद एग कितनी देर रिलीज कर, कितनी टाइम तक वो वेट कर सकता है स्पर्म का? यानी ऐसा वो कौन सा टाइम है जिसके बाद स्पर्म, वो सॉरी जो एग है वो किल हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा? वो कौन सा टाइम होता है ओव्यूलेशन के बाद? सिर्फ 24 घंटे। यानी एक बार एग रिलीज होने के बाद सिर्फ 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक एग स्पर्म का इंतजार करता है। ये फेमिनाइन नेचर है। मैंने आपको बताया था फेमिनाइन नेचर है एग का, नक्शेबाजी बहुत है, वो ज्यादा वेट नहीं करती, आ रहे हो तो आओ, अदरवाइज जाओ। तो वो क्या होती है, खुद डिजनरेट हो जाते हैं, और उसकी जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, दे गेट स्टॉप फिनिश देयर स्टोरी। अब अगर स्पर्म आ गया, जो कि आता है नेचुरली, अगर स्पर्म यहां पर आता है तो वो यहां पर आने के बाद, अब देखिए, अब वो मेन मौका आ चुका है जिसका हम लगातार बात कर रहे थे। तो इस गोल्डन मूवमेंट को दिखाने के लिए कि कैसे एग स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है, मैं यहां पर आपको शो करना चाहूंगा। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो अराइवल है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि एक जो एग आ रहा है वो मैच्योर्ड एग है, सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte है। दूसरी बात, ये किस स्टेज में रिस्ट्रिक्टेड है? तो मेटाफेज स्टेज में रिस्ट्रिक्टेड है। जब स्पर्म अपने साथ आता है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको बताया था वो 2 फैक्टर्स लाता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स।
ये दो फैक्टर लेकर आता है जो एग को, भाई जो दुल्हन है उसकी क्या इच्छा है कि भाई जो दूल्हा आए वो मेरे को जो जिस चीज की मेरे पास कमी है, जो जिस चीज के लिए मैं वेट कर रही हूं वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो ओवा है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कंप्लीट वो अपने कंप्लीट ओवा में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो स्पर्म अपने साथ लेकर आता है। इसी के लिए जो स्पर्म का वेट कर रहा है ओवा। तो यहां पर जब आता है तो देखिए मैं यहां पर बनाना चाहूंगा, इसको मैं रब कर दूं, ये नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पर्म अपने साथ लेकर आता है एग को, सेकेंडरी oocyte को एग में कन्वर्ट करने के लिए। oogenesis में मैंने आपको बताया था कि oogenesis में जब एग रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन वो अपना सेकेंड म्यूटिक डिवीजन तभी कंप्लीट करता है जब स्पर्म उसको मिल जाता है। मेरा बिट इसके बाद हम बात करते हैं, ये दिस इज उस गोल्डन मूवमेंट को मैं यहां पर दिखाऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा प्लीज। दिस इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा एग की। पहले हम दुल्हन की सजावट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं दूल्हा से अगर कैसे मिलता है। इसके बाद ऊपर इसके होता है बेटा जोना पेलिसुडा, यहां पर बेटा साइटोप्लाज्म, सॉरी ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और बेटा यहां पर दिस इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड दिस रेड मेम्ब्रेन इज सेड टू बी जोना। मैं इसको रब करूंगा बेटा आपको समझाने के लिए, मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा एंड दिस इज पेरी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में बेटा कुछ यहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर है एंड दिस इज, और इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था, जिनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये है क्या, तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जोना पेलिसुडा, और इसके बाहर प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा सेल्स। मैं इसको रब कर रहा हूं आपको लेबल करने के लिए, समझाने के लिए लेबल करा था। अभी देखिएगा आगे, अब वो मूवमेंट आ चुका है बेटा जिसके लिए हम अभी तक वेट कर रहे थे। देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है ये बेसिकली मैंने आपको बताया ये 3 स्टेप्स में होता है, एक्चुअली 4 स्टेप्स में। जो अगले 4 स्टेप में दीज आर द मेन 4 स्टेप। मैंने आपको 10 स्टेप बताए, तो जो अगले 4 स्टेप में कौन कौन से अभी तक हमने बता दिया, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नंबर 2 एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, एक्रोसोमल रिएक्शन। थर्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड नंबर 4th स्पर्म एंट्री। ये 4 स्टेप्स में अब ये फर्टिलाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटेशन से क्या मतलब है। कैपेसिटेशन से मतलब ये है,
आपने देखा होगा जब शादी होती है, दूल्हा आता है, बारात जब आती है तो दरवाजे पर उसकी आरती उतारी जाती है, उसकी पूजा करी जाती है और तब वो उसको अंदर उस लॉज में एंट्री करने का मौका मिलता है। इसी तरीके से यहां पर जैसे स्पर्म यहां पर आएंगे तो स्पर्म का कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, जो स्पर्म है, स्पर्म इस काबिल नहीं होता कि वो एग की वॉल को पेनिट्रेट कर कर अंदर जा पाए। क्यों नहीं काबिल होता? देखिए मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा, मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ये बताया था जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करी थी, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात की थी। देखिए बेटा स्पर्म में हमने ये पढ़ा था मिडिल पीस, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ये मिडिल पीस एंड दिस इज टेल। ये बेटा हेड, इधर देखिए ध्यान से, दिस इज हेड, दिस इज मिडिल पीस एंड दिस इज टेल, एंड इन बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस दिस इज नेक। ये 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो हेड है, हेड की जो टिप होती है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान सुनिएगा अगला स्टेप क्या होने वाला है। अब ये जस्ट मिलने वाला है और इसकी किस तरीके से आरती उतार रहे हैं, किस तरीके से इसका स्वागत कर रहे हैं बारात का। ऐसी बारात का जिसमें सारे दूल्हे हैं, कोई और बाराती है ही नहीं, 100% स्पर्म्स आर ट्राइंग टू एंटरिंग थ्रू दिस एग। अब इस एग देखिए क्या इनको कैसे किस तरीके से ट्रीट करता है। देखिए अच्छा, सब में इतना एक्साइटमेंट है कि सबको लग रहा है कि एग हमें एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे नीट में तैयारी करने वाले सारे बच्चों को लगता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, लगता है नहीं लगता? लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वही बच्चे बन रहे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ, जो पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। आज जोश आ गया तो आज आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 दिन तक आप 2-2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो सब जीरो हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा, प्लीज प्लीज रेगुलर स्टडी करते रहिए, लगातार स्टडी करते रहिए। जो छुट्टियां आपको मिल रही हैं इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग, और जितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप अपने अंदर अपनी स्टडीज का कर सकते हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। देखिए वापस हम यहां पर आते हैं। ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम पर कुछ ऊपर की तरफ यहां पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक्रोसोम की वॉल पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होने की वजह से ये इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये माना जाता है कि स्पर्म के पास कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो एग को पेनिट्रेट करे जब तक कि इन ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव ना करा जाए। मान लो दूल्हा गया और दूल्हे के मुंह पे लग रही है धूल, इतना दूर से भागते हुए आ रहे हैं दूल्हे, इतनी धूल मिट्टी में और पूरे में, मतलब पूरे इतने लंबे सफर में आ रहे हैं, तो बेटा उनका चेहरा गंदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो पहले क्या जरूरत है? पहले तो उनको हैंड जो उसका हेड है, हेड को वॉश करो, धूल मिट्टी जो जम रही है ये हटाओ। यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो क्या है, ये क्या है बेटा, इसको लिख लो आप, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इस पर प्रेजेंट होती हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को पहले रिमूव करना होता है, रिमूव करना होता है। अब रिमूव कौन करेगा? यहां पर स्पर्म खुद रिमूव करता तो रास्ते में नहीं क्रीम पाउडर लगाकर बढ़िया से शेविंग करके आ रहा होता यहां पर, और तब इसके पास पहुंचता। वो तो बेचारी की मजबूरी, तो भागा चला आ रहा है, उसको तो बस ये लग रहा है कि कैसे भी एनी हाउ बस मेरे को एग से मिलवा दो, और ना उसको अपने रूप का ख्याल है ना रंग का ख्याल है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स यहां पर हैं, लेकिन अब इसको कौन रिमूव करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स को। ग्लाइकोप्रोटीन्स को जिसको स्पर्म चाहिए वो भी तो वेट कर रही है, ये भी तो वेट कर रही है बेटा दूल्हे का वेट कर रही है। इसको एक ही चाहिए, आ कितने भी रहे हो, लेकिन इसको कितने स्पर्म चाहिए? सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए अब इसको। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको रिमूव करेगा जैसे ही ये स्पर्म यहां पर एंटर कर रहा है, तो जो फेलोपियन ट्यूब की वॉल्स हैं, जो ये पाथ है, यही इसको रिमूव करता है। इस पाथ को इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनको रिमूव करता है, और इसके रिमूव करके यानी कि हेड वॉश करने को जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लग रहे थे उसको हेड वॉश करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं?
कैपेसिटेशन मींस नाउ दिस स्पर्म, दिस दूल्हा इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द एग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा इसमें कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें लगते हैं बेटा टोटल 5 to 7 आवर्स, 5 to 7 आवर्स। ये हो गया बेटा कैपेसिटेशन, जो पहला स्टेप मैंने बताया कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब है वो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसका हम वेट कर रहे थे, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब ये इससे कैसे, किस तरीके से मिलने जाएगा, देखिए बेटा प्लीज। देखिए बेटा यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि एक्रो कैपेसिटेशन किसे बोल रहे हैं, एक्रोसोम पर ग्लाइकोप्रोटीन्स को हटाना। और ये काम कौन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको रिमूव करती है। इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं और इसमें 5 से 7 घंटे का समय लगता है, वेरी करता है अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग। अच्छा इसी की वजह से ऐसा देखा गया है कि पहले ये देखा गया, ये कैसे पता लगा कि इस तरह की ये चीज़ हुई, ये देखा गया कि लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में एग को लिया गया और स्पर्म को लिया गया, दोनों को मिला दिया गया। फिर देखा गया कि भाई ये फ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो फ्यूज नहीं कर पा रहा था। कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको अब आप बिना दूल्हे को, बिना नहाए धोए, बिना मुंह पोंछे, उसका गंदा संदा सा आ रहा है और उसको दुल्हन के सामने खड़ा कर दो, दुल्हन तो रिजेक्ट कर ही देगी, करेगी नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या चीज हो रही है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव करे बिना ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की। जैसे ही ये इसकी सफाई हो जाती है, हेड ये वॉश हो जाता है, हेड वॉश होने के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन, बेटा ध्यान दीजिए प्लीज, ये होने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन हटने के बाद ये बढ़ता है आगे। अब जब ये आगे बढ़ता है तो ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को तो पेनिट्रेट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है और जाकर फ्यूज करता है इस जोना पेलिसुडा से। ये बड़ी हार्ड लेयर है। जैसे आपने, ये क्या है, एग ही तो है। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा बेटा, हैन का एग, वो जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो उसको नाइफ से या उससे ब्रेक करते हैं, हार्ड कोटिंग होती है। तो ऐसे कोई भी एग हो, ये इतना हार्ड कोटिंग नहीं होती, लेकिन हार्ड कोटिंग कंपैरेटिवली होती है कि स्पर्म इसको एंटर नहीं कर पाता। अब यहां के बाद ये स्पर्म बढ़ता है आगे, ये आप नोट कर लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव करता है। देखिए बेटा दिस इज एक्रोसोम, 5 to 7 आवर्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इसके बाद मैं यहां पर स्पर्म को थोड़ा सा आगे बना रहा हूं इस जगह पर। दिख पा रहा है बेटा आपको, दिस इज स्पर्म, दिस इज मिडिल पीस। दिस इज मिडिल पीस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट टेल ऑफ द स्पर्म। ये जैसे ही इसके साथ फ्यूज करता है बेटा, यहां पर आपको मालूम है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पर ये 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं एक्रोसोम की। ये दोनों मेम्ब्रेन्स यहां पर ये फ्यूज कर जाती हैं एट सर्टेन पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर ये एग की मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है। जैसे देखिए इधर, जैसे ये फ्यूज कर रहे हैं, ये दोनों हैंड्स, अगर दोनों हैंड्स फ्यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक एक पर्टिकुलर बीच बीच में से ऐसे फ्यूज कर रहे हैं, जैसे यहां से फ्यूज कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर से फ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो लेयर है वो 2-3 जगह, अलग अलग जगह पर यहां पर फ्यूज करती है। और जैसे ही इसका ये मैजिक टच, इस मैजिक टच के लिए ही तो एग ने इतने दिन वेट करा। इस मैजिक टच के बाद यहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और उन पोर्स के बाद एक्रोसोम के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म लाइसिन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कैपेसिटेशन, अब हमने पढ़ रहे हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी एक्रोसोम में होने वाली रिएक्शन। कैसे रिएक्शन हो रही है? क्या रिएक्शन हो रही है कि जब ये फ्यूज कर रहा है तो स्पर्म लाइसिन जो है, स्पर्म लाइसिन क्या काम कर रहा है? स्पर्म लाइसिन किसे बोल रहे हैं? जो केमिकल्स होते हैं जो एग की वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए ये स्पर्म अपने साथ लेकर आता है। तो स्पर्म लाइसिन जो है, ये स्पर्म लाइसिन, एक स्पर्म लाइसिन है ह्यालुरोनिडेज, नेम नोट कर लीजिए बेटा, ह्यालुरोनिडेज। एक और स्पर्म लाइसिन है बेटा जोना लाइसिन। जोना का मतलब ये जोना पेलिसुडा, जोना और नहीं एंड,
एंड जोना लाइसिन। इसके बारे में, जोना पेलिसुडा के बारे में एक और तारीफ की बात यह कि ये सिर्फ इसको एग, ह्यूमन बीइंग का स्पर्म ही पेनिट्रेट कर सकता है, थैंक गॉड, और किसी भी मैमल का स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अदरवाइज ह्यूमन फीमेल कैन गिव बर्थ टू एनी ऑफ द स्पीसीज इफ इट डजंट हैपन। अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन फीमेल किसी भी एनिमल के स्पीसीज के यंग वन को गिव राइज कर सकती थी। नेचर ने इसको इस तरीके से बनाया कि जो केमिकल है सिर्फ इस जो हेलुरोनिडेज है, स्पर्म लाइसिन है, ये सिर्फ किसके पास है, स्पर्म के हेड के पास। और जब ये ऐसा करता है, ऐसा करने के बाद यहां से केमिकल सब्सटेंस जब इसके अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करते ही ये मेम्ब्रेन ब्रेक होनी शुरू होती है। और जैसी मेम्ब्रेन ब्रेक होनी शुरू होती है, इसको इस रिएक्शन में, एक्रोसोमल रिएक्शन में, ये क्या करता है, बार बार अपना ऐसे सिर मारता है अंदर एंटर करने में। अब ये एक ही स्पर्म नहीं आया, स्पर्म आ रहे हैं बेटा बहुत सारे, एक ये आ रहा, एक ये स्पर्म आ रहा, एक ये स्पर्म आ रहा। ये मौका किसको मिलता है, सिर मारने का भी अपना मौका किसको मिलता है, ये जो फास्टेस्ट मूविंग होगा। आपको मालूम है कंपटीशन बहुत टफ है, 300 to 400 स्पर्म से एक बार आ रहे हैं, जो सबसे फास्टेस्ट होगा वो जाकर टकराएगा इससे, और जैसे ही टकराएगा यहां से अपना सिर मारने की कोशिश करेगा। और ये कितना बलिदान दे रहा है स्पर्म, आप देखिए, बलिदान इस स्टैंडर्ड पर दे रहा है कि लोग अपना, एक तो होता है हैंड वॉश, इन्होंने अपना हेड वॉश ही कर दिया, यानी ऊपर का इनका खोपड़ा जो होता है यही उड़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये खोपड़ी जो है ऊपर की, ये खोपड़ी ही उड़ गई इनकी, ये यहां से स्पर्म जो है, बिना खोपड़ी का स्पर्म इससे फ्यूज कर जाता है यहां से। जैसे ये स्पर्म फ्यूज करता है, अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा ये यहां पर, ये अंदर एंटर इसका अच्छा, एग क्या चाहिए, मेनली क्या चाहिए, एग को चाहिए जेनेटिक मटेरियल। क्या चाहिए इसका, जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे ही एंटर करता है अंदर, यहां पर ये जेनेटिक मटेरियल अंदर एग के पास एंटर कर जाता है। और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल एग के पास एंटर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे ही अंदर एंटर करता है, ये तो अंदर कूद गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर कूद गया। अच्छा, पूरा स्पर्म जाता है या सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, बताइए। ये जैसे ही अंदर जाता है, यहां पर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, आपको जब ध्यान हो स्ट्रक्चर लास्ट आपने स्पर्म में पढ़ा था, तो उसमें शायद मैंने लेबल करना भूल गया था। साइटोप्लाज्म में ब्लैक कलर के जो डॉट्स थे उनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, इस जोना पेलिसुडा जो है उसको पूरी को हार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। आप ऐसे समझिए, सुनिए प्लीज, ध्यान दीजिए। जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा, अंदर बैठी है क्वीन। कौन बैठी है, क्वीन, दुल्हन बैठी है। और एक ऐसा पैलेस है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, हर तरफ खिड़कियां खुली हुई हैं सबके लिए कि आओ, और किसी का वेट कर रही है, वेट किसी एक का ही कर रही है वो। और जैसे ही कोई कूदा अंदर, जैसे कूदा एक खिड़की के थ्रू, जैसे ही अंदर कूदा, तुरंत उसने सारी खिड़कियां बंद कर ली, बिकॉज शी वॉन्ट्स ओनली वन किंग। एक किंग को चाहिए, किंग तो बन गया, अभी तक तो बेटा दूल्हा था, अब बन गया किंग, क्योंकि वो अंदर एंटर कर चुका। अब ये क्वेश्चन ये कि पूरा स्पर्म अंदर जाएगा या सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली स्पर्म जो है जब अंदर एंटर करता है, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, it will enter inside the ovum and undress itself. It goes inside this palace and undress, अपने कपड़े बाहर ही छोड़ जाता है। अंदर जैसे एंटर करा, क्वीन ने तुरंत सारी खिड़कियां बंद कर ली। समझ में आ रही है बेटा बात। ये इसको बोलते हैं, जो कॉर्टेक्स ने, यानी खिड़कियां बंद होने को बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करे गए जो जोना पेलिसुडा को हार्ड कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके बाद स्पर्म यानी कि टेल और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर स्पर्म की, ये बाहर ही रह जाती है। जैसे ये बाहर रहेगी, इसको देखकर जैसे ये देखेगी कि भाई एक स्पर्म की जो टेल है और ये सारे यानी इसके जो क्लॉथ्स हैं वो बाहर रह गए, बाकी के जो स्पर्म से सुसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, सुसाइड, डेड हो जाती है, अंदर एंटर नहीं कर पाते और थोड़ी देर बाद इससे सिर मार मार के हार्ड होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। अब सुनिए आगे की बात। अब आगे क्या होगा, अगला जो स्टेप है,
देखिए बेटा, यहाँ पर हमने अब जब ये अंदर एंटर कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब एक्रोसोमल रिएक्शन जब होती है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने भूल गया कि यहाँ पर ना कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। जब तक कैल्शियम आयन नहीं होंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन जो हैलोरोनिडेज जो स्पर्म लाइसेन इसको ब्रेक करता है, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये मैं आपको बताना भूल गया था कैल्शियम आयंस का। अच्छा, दूसरा, जब ये अंदर की तरफ एंटर करता है, जैसे ये अंदर, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म अंदर एंट्री करता है, मैंने आपको बताया था कि जो खिड़की होती है, खिड़कियां कई सारी लगी होती हैं, आप खिड़की को एक, जब तक उस स्पर्म को इशारा नहीं मिलेगा कि जो खिड़की बंद है, एक खिड़की खुल, देखिए खिड़की बंद है इस तरीके से, और खिड़की जैसे खुलेगी, जैसे खिड़की को इस तरीके से अंदर की तरफ खोल रहा है, खिड़की को अंदर की तरफ इस तरीके से खोल रहा है, और जैसे अंदर की तरफ खोलेगा तो ये इस तरह से कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? इस तरीके से कोन बन जाएगा, जिसको रिसेप्शन कोन बोलते हैं या कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन या रिसेप्शन कोन। तो यहां पर ये बनता है जब स्पर्म एंटर करता है, तो जो एग की वॉल है, देखिए रुकी तो नहीं वीडियो, देखिए ये बनता है कोन ऑफ रिसेप्शन, जो स्पर्म को अंदर की तरफ एंटर करता है। अब सुनिएगा, अब जैसे ही अंदर किस अलग अलग लेवल पर देख रहे हैं आप मिलन हो रहा है। सबसे पहले तो सिर्फ ऐसे नहीं कि मेल और फीमेल फ्यूज मिल गए, सिर्फ उसी को हम बोल रहे हैं। अब इसके बाद अंदर एग और स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं। अब एग और स्पर्म फ्यूज करने के बाद अब उनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस के फ्यूज करने को मैंने आपको लिखाया है। अगला स्टेप, 9th स्टेप, स्पर्म के एंट्री करने के बाद मैंने आपको टोटल 10 स्टेप बताए थे, 9 स्टेप बताया था एम्फीमिक्सिस। जो यहां पर देखिए ध्यान देंगे, ये है फीमेल एग, फीमेल न्यूक्लियस, और ये है मेल न्यूक्लियस। जैसे ही इनको, ये इसका क्रोमोसोम, ये इसका क्रोमोसोम, जैसे ही इनका आपस में टच होता है, ये मैजिकल टच है, और इनको क्या चाहिए तुरंत, ये दीज ऑल्सो गेट नेक्ड, ये भी क्या हो जाते हैं, नेक्ड हो जाते हैं, अपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको वियर करना हटा देते हैं। मींस जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन को ये हटा देते हैं। एंड दीज, अच्छा इससे पहले एक और क्या चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं यहां पर, कि जब ये फ्यूज होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन बन रही थी, मेम्ब्रेन जो बन रही थी, फ्यूज होने से, जब जैसे ये फ्यूज होते हैं, इस मैजिकल टच की वजह से यहां पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को डबल कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं करते, जेनेटिक मेटेरियल डबल करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, तब उसमें म्यूसिस के दौरान बताया था स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या होता है, हेप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, इनके बारे में डिस्कस रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा उसको, बिना उसके यहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हैप्लॉइड था ये भी, और ये भी कैसे था, हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड। वो तो बात ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या करते हैं, जैसे ये मैजिकल टच होता है, यहां पर ये अपना जो जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं अपने कंटेंट को, और ये भी अपने कंटेंट को डबल कर लेता है। जैसे टच होते हैं, ये मेम्ब्रेन दोनों की डिजनरेट होती हैं, और फिर उसके बाद अब दोनों इंटरमिक्स होते हैं। ये जो एग का वो है, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इंटरमिक्स होते हैं। देखिए बेटा, ये जो न्यूक्लियस को जो दोनों के न्यूक्लियाई मिक्स हो रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हम एम्फीमिक्सिस। क्या बोल रहे हैं, एम्फीमिक्सिस। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्पर्म के मिलने से पहले एग का मूड कैसा होगा, दुल्हन का मूड कैसा होगा, अच्छा या बुरा? जाहिर सी बात है बढ़िया नहीं होगा। जैसे ही स्पर्म का मैजिकल टच उसको फील होता है, उसका मूड एकदम बदल जाता है, और वो अपने आप को एक्टिव करता है। एक्टिव करने का मतलब जेनेटिक मटेरियल डबल करता है, डीएनए कंटेंट डबल कर लेता है। और क्यों डबल कर लेता है, क्योंकि उसको जो साइटोप्लाज्म, अच्छा दोनों मिले तो दोनों का क्या फायदा, एक दूसरे के मदद ही तो चाहिए, दोनों को क्या फायदा हो रहा है, एग को ये फायदा हो रहा है क्योंकि एग के पास, आपको ध्यान है, सेंट्रियोल नहीं था। जब मैंने एग का स्ट्रक्चर बताया था तब आपको बताया था एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल कौन लाता है, स्पर्म लाता है सेंट्रियोल। क्यों लाता है, इसको डिवाइड करने के लिए। आगे जब जाइगोट बनेंगे तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 12 सेल, 12 सेल, इस तरीके से बनते हैं, और ये यहां पर डिवाइड करता रहता है। दूसरा, स्पर्म के पास क्या नहीं होता, स्पर्म के पास नहीं होता
साइटोप्लाज्म, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है एग के कंपैरिजन में, ये इसको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कराता है, ये इसको सेंट्रियोल प्रोवाइड कराता है जो इसको डिवाइड करते हैं। अब दोनों मिलकर ये बनाते हैं जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, तो इनकी जो सहेलियां हैं, इनका क्या काम बचा, ये यहां से इसको छोड़कर मूव कर जाती हैं, डिजनरेट कर जाती हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्लॉथ्स इसके यहां से हट जाते हैं, बाकी के स्पर्म सुसाइड कर लेते हैं सिर मार मार के अपना। अब ये बन गया बेटा जाइगोट। क्या बना? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना। और ये जाइगोट जो है यहां से, यानी ये जाइगोट कहां पर इस समय, अब अगले 7 दिन की कहानी सुना रहा हूं, जल्दी से सुनिए फटाफट क्या होता है। यहां पर स्पर्म ये जाइगोट में कन्वर्ट हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, और जब ये आगे मूव करेगा, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके एक दिन बाद ये पहला डिवीजन होगा, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लीवेज। इसके डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज, जिसमें 2 सेल बनेंगे। यानी फर्स्ट डे पर कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। ये डेज अगले दिन, नेक्स्ट डे, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 4 सेल में। कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 सेल में। थर्ड डे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 16 सेल्ड स्टेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 16 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या ला बेटा? मोरूला। मोरूला मतलब मलबरी शेप्ड, शहतूत शेप्ड। और इसके बाद यहां पर 4th डे में यहां पर ये आता है और ये बन जाता है बेटा 64 सेल्ड। 4th डे यूट्रस में आ पाता है। 4th डे फर्टिलाइजेशन के बाद अगर इस पर मिल गया तभी एग सर्वाइव करता है, वरना 24 घंटे बाद वहीं पर अपना दम तोड़ देता है एग जो है। तो यहां से जाइगोट बनता हुआ जब यहां पर आया, तो कौन से दिन आया बेटा? 4th डे। और यहां पर इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्यों बोलते हैं? ब्लास्ट किसे बोलते हैं? जब अनकंट्रोल्ड कोई चीज एकदम बहुत तेजी से हो। तो यहां पर जो सेल्स हैं 64 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। 64 सेल डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद यहां पर 5th डे, ये 4th डे की बात है। आप दिन याद रखना चाहें ना याद रखना चाहें कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये डेज बता देता हूं। ये हम एम्ब्रियोलॉजी में फिर से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत कायदे से पढ़ेंगे। अगले 9th मंथ का पूरा गेस्टेशन पीरियड बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे डेवलपमेंट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, प्लीज उसे मिस ना करें। लेकिन उसको समझने के लिए यहां पर फर्टिलाइजेशन से आगे क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको जब मेंस्ट्रुएशन बताया था तब भी ये बातें बताई थी जो मैं बता रहा हूं, कि यहां पर इसके बाद क्या होगा, कुछ सेल्स यहां पर डेवलप हो जाते हैं और लेयर एक डेवलप हो जाती है सेल्स की, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ रहते हैं। अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको इनर सेल मास बोलते हैं, और जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पर इनको इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट फिर पेनिट्रेट करते हैं एग की वॉल में, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, और ये काम होता है बेटा 7th डे पर। कब होता है? 7th डे पर प्लेसेंटा इससे अटैच होता है। अब हम बोलेंगे कि इंप्लांटेशन इज टू बी डन एंड प्रेगनेंसी इन फीमेल इज सेड टू बी डन। इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन जिस दिन होता है उसके 7वें दिन प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है। यह था फर्टिलाइजेशन के 10 स्टेप्स एक्टिवेशन ऑफ एग के बाद। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो कुछ पॉइंट्स हम यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर चाहें तो इसको लिख लीजिए, अगर यहां तक कुछ चीज हो तो आप इसको लिखना चाहें तो बताइए, ना मैं रब करता हूं इसको। रब कर दें। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, मैंने आपको जो 10 स्टेप बताए। पहला स्टेप बताया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दूसरा बताया अराइवल ऑफ स्पर्म, तीसरा मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, चौथा अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, देन एक्रोसोमल रिएक्शन, 7th कॉर्टिकल रिएक्शन, 8th स्पर्म एंट्री, 9th एम्फीमिक्सिस एंड 10th एक्टिवेशन ऑफ एग। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा वो है सिग्निफिकेंस। इसका फायदा क्या हुआ? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहला डिप्लॉइडी मेंटेनेंस, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स होते हैं, जो डिप्लॉयड पूरी बॉडी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उसको मेंटेन करना।
सेक्स सेल्स, स्पर्म और एग दोनों ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दोनों को फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा, वो डिप्लॉइड बनेगा। तो डिप्लॉइड ही मेंटेन करने के लिए। दूसरा, अगर दोनों फ्यूज नहीं होते तो एग क्लीवेज करके जाइगोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नंबर 2, इनिशिएट्स क्लीवेज। थर्ड, स्पर्म क्या लेकर आता है एग के लिए, अपने सेंट्रियोल, जो डिवाइड करता है, 2 सेंट्रियोल्स बनाता है, फिर उससे स्पिंडल फाइबर को डेवलप कराता है। नंबर 3, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल बाय स्पर्म। 4th, आपको मालूम है जब फ्यूज करते हैं तो 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 22 पेयर्स प्लस XY। अगर XX होंगे तो फीमेल और अगर XY होगा तो मेल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ जाइगोट, सेक्स ऑफ जाइगोट। 5th, दोनों मदर और फादर के कैरेक्टर्स को कंबाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। मदर और फादर के दोनों की अच्छी क्वालिटी के साथ नई जनरेशन डेवलप करेगी। और एग को एक्टिवेशन ऑफ एग, यानी एग आपने देखा सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में था, अगर स्पर्म नहीं मिलता तो वो वहीं पर दम तोड़ देता सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। तो उसको एक्टिवेट करना, उसके जेनेटिक मटेरियल को डबल करना और नई जनरेशन को बढ़ाना। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये सारे 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका मेडिकल में, नीट में के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको एंजॉय करिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप एंजॉय करिएगा जिसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। स्टार्ट